साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। सर्दियां आ चुकी है, रजाई में बैठ के पढ़ने का आनंद ले रहे होंगे आप सभी। साथियों, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज एक नए टॉपिक से अपनी शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुचर्चित टॉपिक और आपका बहुत दिनों से प्रतीक्षा करने वाला टॉपिक प्रधानमंत्री रहेगा। और आप ये सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली पद है, सारी शक्तियां इनके अंदर है। तो आज पता नहीं हम कौन कौन सी शक्तियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूं, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की एक छोटी सी शक्ति का भी वर्णन नहीं कर रखा है स्पष्ट रूप से। आप चौंक जाएंगे अब कि हम इतने बड़े पद, सबसे ताकतवर पद के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान में शक्ति नहीं है, उनको शक्ति नहीं दे रखी है। तो ये बात सच है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि संविधान में किसी भी शक्ति का वर्णन नहीं कर रखा है प्रधानमंत्री की। तो साथियों, बात यह है कि संविधान में जिन शक्तियों का वर्णन राष्ट्रपति के लिए कर रखा है, व्यवहार में उन सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो कुल मिलाकर तो आपने राष्ट्रपति तो पढ़ ही लिया है, वहां पर हमने डिटेल में सारी चर्चा भी कर ली थी। अब आप ये देखो, प्रधानमंत्री के बारे में सिर्फ इतना लिखा है, हालांकि बहुत कुछ पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं कि हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, कई लेक्चर से में इसको पूरा करेंगे। लेकिन कहने वाली बात यह कि आप अनुच्छेद 53 को पढ़ लो, 74 और 75 को पढ़ लो, कहानी स्पष्ट हो जाएगी। वहां मूल रूप से यह लिखा हुआ है, 74 को समझ लो कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह के अनुसार काम करेगा। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, ये मान लो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री की हैं। कौन सी उनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, कौन सी कार्यपालिका या वास्तविक शक्ति नहीं है, ये सारा हम डिफाइन कर चुके हैं। अलग से विवेकाधीन शक्तियों का अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। बाकी इतनी डिटेल में राष्ट्रपति को पढ़ा है तो राष्ट्रपति से संबंधित तो कंफ्यूजन आपको हो नहीं सकता। अब रही बात, आज हम पढ़ेंगे अब प्रधानमंत्री। अब हो सकता है कि आपने राष्ट्रपति को लिख के रख दिया हो और आज आप प्रधानमंत्री पढ़ने लग जाओ। साथियों, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आप जो आपने लिख के रख दिया है उसको रखा मत रखो, उसको पढ़ते रहो लगातार, नहीं तो आगे की पढ़ाई में कोई काम नहीं आएगा। मान लो आज हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति को केवल आपने लिख के रख दिया, उसको रिवीजन नहीं किया आपने, उसको याद नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो आज का ये लेक्चर भी कोई समझ में नहीं आएगा। तो साथ के साथ याद करते रहो वो सारी चीजें, ताकि साथ के साथ रिकॉल हो जाए। हम किसी अनुच्छेद का नाम लें, आपको देखना ना पड़े, तुरंत आपको याद आ जाए उस अनुच्छेद में तो ये लिखा हुआ है, या हम कुछ बताएं आपको तुरंत याद आए कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमने तो ये भी पढ़ा है। मन में वो सवाल उठने चाहिए आपके। तो साथियों, शुरू करने से पहले दोबारा एक बार भूमिका यह है कि प्रधानमंत्री हम पढ़ रहे हैं भाग संख्या 5। भाग 5 का नाम है या टाइटल है संघ, या अंग्रेजी में कहे तो द यूनियन। और यूनियन को मैं व्यवहार में आपको समझाऊं तो आप ये समझ लो कि ये है केंद्र सरकार। भाग 5 में हम केंद्र सरकार का वर्णन पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है संघ, हिंदी में, इंग्लिश में है द यूनियन। भाग 5 में 5 अध्याय है, 1 2 3 4 5। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ये सारी चीजें हम राष्ट्रपति में क्लियर कर चुके हैं। भाग 5 का पहला अध्याय कार्यपालिका है, जिसका टाइटल, और कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 तक कर रखा है। ये पहला
अध्याय हो गया इसका। दूसरा अध्याय संसद है, अनुच्छेद 79 से 122। अध्याय 3 में एक ही अनुच्छेद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, अनुच्छेद 123। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में है। मुख्य रूप से आप संघ की न्यायपालिका को ऐसे समझ सकते हो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये भाग मैं इसमें आपको भाग बोल गया हूंगा शायद, अध्याय की बात है। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय। तो भाग 5 का पहला अध्याय ही पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ा है लेकिन अध्याय पूरा नहीं हुआ अभी तो। कार्यपालिका में हमने केवल राष्ट्रपति पढ़ा है। अब टॉपिक हमारा सिलेबस में राष्ट्रपति ही है, हमारे टॉपिक में कार्यपालिका नहीं है। टॉपिक में हमारे सिलेबस में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति तो पढ़ लिया, अब प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर इसलिए मैं याद दिला रहा हूं बार बार कि कोई भी चीज पढ़ो, आप संविधान पढ़ो, भूगोल पढ़ो, आप हिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके बारे में सबसे पहले जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए। और केवल हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, केवल उसका पता नहीं होना चाहिए, उसका बाहरी आवरण भी हमें पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया है, हमें यही नहीं पता है कि ये संविधान के कौन से भाग में, या हमें यही नहीं पता है संविधान, या हमें पता है चलो 5 नंबर भाग में है, तो हमें यह भी नहीं पता है कि संविधान के भाग 5 में क्या क्या है। वो सारा भी पता होना चाहिए हमें। मूल रूप से संविधान को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। चाहे आपके सिलेबस में वो चीज है या नहीं है, सबसे पहले आप वो चीज रटो। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, छोटा सा काम है, लेकिन वो बेसिक चीज समझोगे तब उससे बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होती है। तो साथियों, कार्यपालिका में हम यानी भाग 5 का पहला अध्याय कार्यपालिका, जो कि 52 से 78 है, जिसमें राष्ट्रपति को पढ़ लिया है। हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है संविधान में, लेकिन ऐसा भी नहीं है, देश का सर्वाधिक वास्तविक शक्तिशाली पद है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ उनके कर्तव्य है, कहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 74 75, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जिनको पढ़ा था उनको व्यवहार में यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को वैसे के वैसे नहीं पढ़ेंगे। जो वहाँ पर पढ़ लिया है उनको वहीं छोड़ते हुए सिर्फ यहाँ बता देंगे कि हम यहाँ पर अलग क्या है, वहाँ पर अलग क्या है। तो साथियों, सबसे पहले हम अनुच्छेद 73 का अध्ययन कर लेते। छोटा सा चर्चा, बहुत ज्यादा नहीं। अनुच्छेद 73 देखो, अनुच्छेद 73 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका का विस्तार वहां तक होगा जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तथा जहां तक भारत सरकार के द्वारा कोई संधि या करार किया हुआ है। यानी संघ की कार्यपालिका का विस्तार कहां तक होगा? जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। भाई, संसद को जिन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार है, उतने ही क्षेत्र पर कार्यपालिका। देखो, आप फिर ये कंफ्यूज मत होना। संसद मतलब हम इसको व्यवस्थापिका समझो आप, क्योंकि आप जब सरकार के 3 अंग पढ़ते हो तो संसद कम पढ़ते हो। आप ये पढ़ते हो कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को आप संसद समझो। तो व्यवस्थापिका यानी भारतीय संविधान में जो शक्तियां या जो दायरा हमारी संसद को है कि संसद कितने क्षेत्र में कितने कौन कौन से विषय पर कानून बना सकती है, उन मुद्दों पर ही कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है।
संघ की कार्यपालिका, संघ का मतलब आप केंद्र समझो। तो देखो, अब आप सोचोगे कार्यपालिका शक्ति कौन सी होती है। देखो, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। तो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका तो विस्तार से वर्णन किया हुआ है स्पष्ट रूप से कि व्यवस्थापिका यानी संसद, संसद के पास कौन सी शक्ति है, सारा कुछ लिखा हुआ है। न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का विस्तार से वर्णन संविधान में कर रखा है। तो अब इनके अलावा जो भी काम बच गए, जो संसद के या व्यवस्थापिका के अलावा और न्यायपालिका के अलावा जो काम बच गए, वो सारे कार्य कार्यपालिका के। बस ये परिभाषा आप याद रख लो कि जो व्यवस्थापिका से और न्यायपालिका से जो काम बच गए, वो सारे काम कार्यपालिका के। फिर समझ लो, आपने तो ये पढ़ा होगा कि व्यवस्थापिका या संसद कानून बनाने का निर्माण करती है, कानून बनाने का कार्य करती है, और कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करती है। न्यायपालिका के बारे में आप सबको पता ही है, इसके अलग भूमिका है, इसका काम न्याय करना भी है और इसका काम इनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी है। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कार्यपालिका को सिर्फ आप इतना याद मत रखो कि ये केवल किसी कानून को लागू करती है। वास्तव में व्यवहार में समझो आप, व्यवहार में कार्यपालिका पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जिस चीज को आप पढ़ोगे, कार्यपालिका को पढ़ोगे तो आपको कार्यपालिका पावरफुल नजर आएगी, संसद को पढ़ोगे तो आपको लगेगा सारी शक्ति संसद में ही है, और न्यायपालिका को पढ़ोगे तो आप सोचोगे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कार्यपालिका क्या है। तो व्यवहारिक रूप से आप तो कार्यपालिका को यह समझो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, व्यवहार में तो यही है। बाकी तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति भी है, महान्यायवादी भी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी इसमें मान लेंगे, उपराष्ट्रपति को भी मान लेंगे, राष्ट्रपति को भी मान लेंगे। ये सारी हमारी कार्यपालिका है, लेकिन वास्तविक शक्ति तो इनके पास ही है। तो वास्तव में कार्यपालिका तो यही है। अब आप सोच लो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या क्या करती है, वो फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कार्यपालिका के क्या काम है। संसद कानून बनाने का काम करती है, लेकिन वास्तव में उन कानून बनाने का निर्णय कौन ले रहा है? मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका। यानी मुख्य रूप से इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है सब कुछ। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद लिए बैठी है। वो जो बिल पेश करेंगे वो या पास लगभग हो ही जाता है, दूसरे लोकसभा में तो संभवतः हो ही जाता है, दूसरे सदन में राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो फिर बात अलग हो जाती है। वो सब जब संसद पढ़ेंगे तो डिटेल में आ जाएगा, सारी चीजें हम विस्तार से पढ़ लेंगे। तो साथियों, कार्यपालिका को थोड़ा सा एक व्यवहार में समझाने का मैंने प्रयास किया। तो अनुच्छेद 73 को स्पष्ट रूप से समझ लो कि भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति कितनी होगी। वो यही कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उतना होगा, वहां तक होगा जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है और जहां तक भारत सरकार के द्वारा कोई संधि या करार किया हुआ है। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा अलग चर्चा कि भारत की जो हमारी राज व्यवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद है तो वो प्रधानमंत्री का है। अगर वास्तविक शक्तियों की बात करें तो सबसे शक्तिशाली पद हम प्रधानमंत्री का कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द पूरा देश रहता है। देश यानी उनकी नीतियों पर देश निर्भर करता है कि देश की गति, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव होगा, ये सारा कुछ प्रधानमंत्री पर निर्भर रहता है। वैसे आप देखोगे तो हम जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो आपको यह भी पढ़ाएंगे कि भाई इससे बड़ा कोई है ही नहीं, प्रधानमंत्री भी इसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन तीनों का संतुलन बना हुआ है।
तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री में व्यवहारिक रूप से आप ये समझो कि वास्तविक शक्तियां हैं और सर्वशक्तिशाली पद हैं। अब देखो सीमाएं, प्रतिबंध तो ये तो हर व्यक्ति पे लगा हुआ है, संविधान है, लिखित संविधान है, वरना तो व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा। तो ये सारी चीजें बैलेंस तो कर रखी है संविधान में, बाकी व्यवहारिक रूप में हमें सब पता है। कुल मिलाकर बात यह है कि औपचारिक रूप से भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान कौन? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन, या वास्तविक शक्तियां किसमें? प्रधान की जगह हम वास्तविक शक्तियों की बात कर ले तो ये है प्रधानमंत्री में। अब नाम मात्र का प्रधान है कौन? राष्ट्रपति। तो इनको, राष्ट्रपति को बोलते हैं विधि सम्मत कार्यपालिका, विधि सम्मत कार्यपालिका, यानी डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। प्रधानमंत्री को बोलेंगे ये होगी विधि सम्मत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। और इसको हिंदी में और बोलते हैं प्रधानमंत्री वास्तविक विधि सम्मत, एक शब्द है इसके लिए, हिंदी का शब्द ध्यान नहीं है, तथ्य सम्मत आ गया, तथ्य सम्मत, तथ्य सम्मत कार्यपालिका। वास्तविक शक्तियां किसमें? प्रधानमंत्री में। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी तथ्य सम्मत कार्यपालिका कौन? प्रधानमंत्री। विधि सम्मत कार्यपालिका कौन? राष्ट्रपति। विधि सम्मत को क्या बोलेंगे? डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। ये शब्द याद रखना इस तरह का, हालांकि इनको व्यवस्थित रूप से हम लिखवाएंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन याद रखना। इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं, या ये कह सकते हैं इनको कठिन प्रश्नों में शामिल कर सकते हो आप, साधारण प्रश्नों की बजाय। और अब बात करें कि भाई प्रधानमंत्री का जो पद है, अगर हम उसकी तुलना करें, ब्रिटेन में ऐसा कौन सा पद है जिससे भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना करें? तो वहां का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय प्रधानमंत्री के समान है, ये कह सकते हैं। और हमने तो भारतीय प्रधानमंत्री का पद भी ब्रिटेन से ही लिया है। अब बात करें कि मान लो जो यूएसए का राष्ट्रपति है उससे हम भारत में तुलना करें तो किस पद से करें उसकी तुलना? भारत के राष्ट्रपति से करें क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना? अमेरिका का राष्ट्रपति अगर है यूएसए का, तो उसकी तुलना किससे करें? तो साथियों उसकी तुलना भी भारत के राष्ट्रपति से ही करेंगे। यानी जो शक्तियां, वास्तविक शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति में हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में हैं, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री में हैं। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री किसके समानांतर है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान। व्यवहारिक बात बता रहा हूं, और यहां पर तो आप सैद्धांतिक भी लिख सकते हो। बाकी व्यवहार में हम देखें कि पावरफुल अमेरिका में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही है, वास्तविक अध्यक्ष भी वही होता है, सरकार का अध्यक्ष भी वही होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष, सब कुछ वही है। तो ये है। अब
इनकी शक्तियों का कोई बहुत बड़ा उल्लेख है नहीं, तो पहले अब हम मंत्री परिषद का जब शुरुआत करें उससे पहले हम ये थोड़ी सी इसकी भूमिका लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। लिखो अध्याय 1 या चैप्टर 1 कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद 52 से 52 से 78। अध्याय भाग 5, टाइटल बेशक आप शुरू में प्रधानमंत्री लिख लो, भाग 5 संघ ब्रैकेट में द यूनियन और ब्रैकेट में दोबारा व्यवहार में केंद्र सरकार लिख सकते हो। और उसमें 5 अध्याय है जो कि हमने राष्ट्रपति में पहले लिखवा दिए हैं। चाहे तो वहां पन्ने पलट के देख लो कि 5 अध्याय कौन कौन से हैं, वहां से इनको यहां भी लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, ताकि कोई चीज 2 बार लिख रही है तो उसका और ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। ऐसी चीजें मुख्य रूप से हमारे याद होनी चाहिए। अध्याय 1, अध्याय 1, उसका टाइटल लिखो कार्यपालिका, ब्रैकेट में लिख सकते हो द एग्जीक्यूटिव, और डैश करके लिख सकते हो अनुच्छेद 52 से 78 तक, 52 से 78 तक। एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं, बोलने में समझाने में कई बार हम लिखते कुछ है बोलते कुछ है, ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक लिखने में बोलने में दोनों चीजें साथ चलती हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर कई बार हो जाता है। मुझे भी खुद महसूस होता है कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, लेकिन उस गलती को आप अपने आप समझ सकते हो कि हाँ सर यहाँ पर ये बोलना चाह रहे थे लेकिन ये गलती से निकल गया। तो बाकी लिखवाते टाइम मैं बहुत अच्छे से एक स्पष्ट शब्दों में लिखवाने का प्रयास करता हूँ, वहां पर गलतियों की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि वो बहुत ही एक फ्लो में लिखवाते हैं। बोलने में, लिखने में और आपको लिखवाने में अंतर होता है। तो लिखवाने में आपको गलती नहीं मिलेगी, हाँ तो छोटी मोटी बोलने में कई बार हो जाती होगी, जिसको आप पकड़ भी जाते होंगे और उसको पकड़ के समझ भी जाते होंगे। चलो तो आगे लिखो, अनुच्छेद 73, 73, अनुच्छेद 73, इसमें लिखो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक होगा जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तथा जहां तक भारत सरकार के द्वारा कोई संधि या करार किया हुआ है। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो फिर दोबारा से, प्रधानमंत्री लिख लो दोबारा से, या ना भी लिखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है कोई बात नहीं, लिखो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है या सरकार का मुखिया होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, औपचारिक रूप से भारत में राज्य का प्रधान या राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, इसलिए उसे विधि सम्मत कार्यपालिका, इसलिए उसे विधि सम्मत कार्यपालिका ब्रैकेट में डी ज्योर एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए उसे तथ्य सम्मत कार्यपालिका डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, तथ्य सम्मत कार्यपालिका डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, अर्थात वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री का पद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लगभग समान है,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लगभग समान है और यह पद हमने ब्रिटेन से ही लिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति की जिन शक्तियों का वर्णन है उनका व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। तो साथियों, यहां तक एक साधारण परिचय हो गया। अब अपन चलते हैं मंत्रिपरिषद। इस पर चर्चा करते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रियों का एक समूह मान लो, साधारण रूप से समझे तो। और अनुच्छेद 74 को हम समझें तो ये कह सकते हैं कि भाई उसका जो टाइटल है वो है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। और अनुच्छेद 74 का पहला खंड स्पष्ट रूप से आपको याद होगा कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। ये मंत्री परिषद की सलाह का ये वाली बात है जो ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी है। इससे पहले सिर्फ ये लिखा था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो उससे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, स्पष्ट उसमें नहीं लिखा हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया 42वें संशोधन में। 44वां संशोधन हुआ, सरकार बदल गई थी 1977 में, मोरारजी देसाई की सरकार आई। तो 42वें संशोधन में जो बहुत ज्यादा संशोधन हुआ था, उन्होंने अपने चुनाव में ये वादे किए थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 42वें संशोधन में जितने भी गलत प्रावधान किए हैं उन सबको हम बदल देंगे। और वो सत्ता में भी आ गए थे इस मुद्दे पर। और बाद में 44वां संशोधन 1978 में हुआ, उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने बदला। सभी को नहीं बदला, बहुत सारी चीजों को बदला। लेकिन वो भी ये तो चाहते थे, कोई भी सरकार, ये कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो ये नहीं चाहेगा कि वो राष्ट्रपति के दबाव में रहे, सीधी सी बात है। तो वो ये तो चाहते थे कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करे, भाई उन्हीं, मतलब वास्तव में उन्हीं के पास शक्ति रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करते हैं ताकि जिससे एक मैसेज जाए जनता में कि हमने कुछ लोकतंत्र की भावनाओं को मतलब कहीं ना कहीं मजबूत किया है। तो उन्होंने उसमें एक परंतुक जोड़ दिया। उसमें लिखा कि परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार काम करेगा। तो ये 74वां अनुच्छेद था। एक मिनट, तो ये 74 का पहला खंड था। इसके बाद दूसरा खंड है 74 में ही। दूसरा खंड ये कहता है कि किसी भी न्यायालय में इस प्रश्न की जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है क्या, और अगर कोई सलाह दी है तो फिर क्या सलाह दी है। तो कोई भी न्यायालय ये जांच नहीं करेगा, उस न्यायालय में ये बात ले ही नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या मंत्रणा हुई है, ये न्यायालय में ये बात नहीं जाएगी। यानी यहां पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये तो अनुच्छेद 74 कहता है।
उसके बाद मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 भी प्रधानमंत्रियों को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अनुच्छेद है तो उसको 75 को हम कह सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ऐसी बातें लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 75 ये कहता है, इसका जो पहला खंड है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। भाई ये हो गया प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद यानी जो अन्य मंत्री हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? करेगा तो वो भी राष्ट्रपति ही, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इस काम में वो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इस कार्य में वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेगा। साथियों, ये ध्यान रखना, इस बात का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। यहां तो यही लिखा है ना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दे। नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और यह भी ध्यान रखना है कि मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। अपने मन से नहीं कर सकते कुछ भी। मंत्रियों का तो 100% काम प्रधानमंत्री का है। हाँ, सैद्धांतिक और व्यवहारिक बात में ध्यान रखना साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। तो नियुक्ति फाइनली राष्ट्रपति करते हैं, उन्हीं के नाम से होता है सब कुछ, लेकिन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा ये तय करना प्रधानमंत्री का काम है, राष्ट्रपति का नहीं है। उन्होंने जो सूची दे दी, जो लिस्ट बना दी, उसको ही राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा उन सब व्यक्तियों को। हाँ, एक बात है कि अगर लोकसभा में किसी दल का नेता है या कोई गठबंधन है, उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। और इस विवेक का पहली बार प्रयोग किया था नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में, जब चौधरी चरण सिंह को गठबंधन के नेता के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था और प्रधानमंत्री बनाया था। और मान लो प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो भी राष्ट्रपति स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। स्वयं विवेक शक्तियों के बारे में विस्तार से अलग लेक्चर बना हुआ है, वहां पर जाकर देख लेना। जैसे कि हमने 1984 में देखा कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हो गई थी तो कांग्रेस संसदीय दल की सर्वसम्मति से पहले ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जबकि इससे पहले जो 2 बार मामले आए थे, 2 बार ऐसी स्थिति बनी थी। इंदिरा गांधी से पहले भी 2 प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो उन स्थिति में मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य गुलजारी लाल नंदा थे, उनको दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय ज्ञानी जेल सिंह ने राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने मन से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो अब एक प्रश्न बने, मान लो यहां पर, कि यदि किसी भी दल के पास स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसको आमंत्रित करना चाहिए? अगर किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो 1983 में आपने देखा होगा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, सरकारिया आयोग।
रणजीत सिंह सरकारिया का नाम खूब सुना होगा आपने। 1983 में ये आयोग गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। 3 में गठन हुआ था, 8 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि यदि किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में, भाई विधानसभा राज्यों में होती, लोकसभा केंद्र में होती है, उसमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, इनको विभिन्न विकल्प हैं उनमें से क्रम वाइज उनमें स्वीकार करना चाहिए। वो सबसे पहले ये सिचुएशन देखो, दूसरे नंबर पर ऐसी सिचुएशन है उसको लो, तीसरे पर ऐसे। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि अगर किसी भी दल को ऐसा बहुमत नहीं मिला जो सरकार बना सके, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को कि सबसे पहले उस दल या फिर चुनाव पूर्व कोई गठबंधन हुआ था उसका नेता है उसको बुलाओ, जिसके पास सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। भाई सबसे पहले आप उस दल को बुलाओ या उस गठबंधन के नेता को बुलाओ, उस दल के नेता को या गठबंधन के नेता को। भाई या तो कोई एक दल है, अकेला ही दल चुनाव लड़ा है उसने, कोई गठबंधन नहीं किया पहले चुनाव से पहले, और उसके पास सबसे ज्यादा सीटें आई है, बहुमत तो नहीं मिला लेकिन सबसे ज्यादा सीट आई है, तो उसके नेता को बुलाओ। या फिर कोई गठबंधन हुआ है तो उस गठबंधन के नेता को बुलाओ, उसको कहो कि भाई आप बहुमत साबित करो, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। दूसरे नंबर पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं तो क्या करें, उस सबसे बड़े दल के नेता को बुलाओ जिसने दावा किया है कि उसे कुछ और भी जो दल है या अन्य कोई निर्दलीय सदस्य है उनका समर्थन प्राप्त है। पहले गठबंधन नहीं हुआ लेकिन सबसे बड़ा दल है और वो ये कहता है कि भाई हमारे पास देखो वो फलाने व्यक्ति भी साथ है, वो निर्दलीय व्यक्ति भी साथ है, हमारे पास उसका, उस दल का भी हमारे पास समर्थन है, तो फिर उसको बुलाओ। तीसरे नंबर पर सिचुएशन, अगर वो दोनों सिचुएशन नहीं है तो उसके बाद आप चुनाव के बाद कोई गठबंधन बन गया है तो उसके नेता को बुलाओ जो ये कह रहा है कि हम बहुमत साबित कर देंगे। और चौथा ऑप्शन ये है या चौथी वरीयता ये रखी कि यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के कारण सरकार गिर गई है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विपक्ष के नेता को मौका दिया जाना चाहिए। भाई अविश्वास प्रस्ताव हमने देखा भारतीय संविधान में आज तक पास नहीं हुआ कभी भी, और एक बार ऐसी स्थिति बनी थी लेकिन मोरारजी देसाई ने फिर उससे त्याग पत्र दे दिया था, उससे पहले ही वोटिंग हुई, उससे पहले ही, तो कभी भी ये आज तक पास नहीं हुआ ऐसी अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर गई है, भाई पास हुआ हो तो भी सरकार गिरेगी, उससे पहले इस्तीफा दे दिया तो भी सरकार तो गिरी गई, तो फिर जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कौन करेगा? विपक्ष का नेता ही प्रस्तुत करता है अविश्वास प्रस्ताव, मतलब विपक्ष ही करता है, तो फिर उस विपक्ष के नेता को कहना चाहिए भाई आप अब सरकार बनाओ। तो ये कुछ सरकारिया आयोग ने ऐसा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिए थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो चलो ये तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट हो गई। हम चलते हैं अभी अनुच्छेद 75 पर ही। अनुच्छेद 75 का हमने अभी पहला खंड ही पढ़ा है। पहले खंड में हमने पढ़ लिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब पहले खंड में ही एक और है, संशोधन किया गया, और 1A, भाई खंड एक तो हो गया, एक हो गया 1A। 1A क्या कहता है? 1A ये कहता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? वो ये कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के
15% से अधिक नहीं होगी। भाई लोकसभा के कुल सदस्य कुल सदस्यों का 15%, प्रधानमंत्री भी आ गया इसमें, मंत्री भी आ गए, तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है उससे 15% से अधिक नहीं होगी। और ये प्रावधान किया है, 91वां संशोधन किया है, 91वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। इसमें यह प्रावधान किया कि अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं लोकसभा के। ध्यान रखना, संसद के नहीं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%। अब मान लो 543 है, तो 543 का 15% निकाल लो, कितना आएगा? 80, 82 जो भी है वो आप देख लेना। इतने हमारे मंत्री हो सकते हैं। और ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया। अब एक खंड और जोड़ा हुआ है, 1B, 1B, खंड 1, खंड 1A, खंड 1B। कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? 75। अनुच्छेद 75 का खंड 1B क्या कहता है? यह कहता है कि दल बदल कानून के तहत दोषी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। यह भी 91वें संविधान संशोधन से किया है कि भाई दल बदल के कारण अगर कोई व्यक्ति दोषी है, दोषी ठहरा दिया गया है, तो सीधी सी बात है उसकी सदस्यता चली जाएगी। भाई वो संसद में या अपने कहे कि लोकसभा, राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में वो व्यक्ति सदस्य नहीं रह सकता जहां भी उसको दल बदल के तहत दोषी करार दे दिया है। तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान है ना कि भाई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति मंत्री बनने के लिए संसद का या राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो। अधिकतम 6 महीने के लिए हम उसको बना सकते हैं, बिना वो सदस्यता के भी उसको मंत्री बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब व्यक्ति को दल बदल कानून के तहत उसको हटा दिया है, दोषी करार दे दिया है, तो सीधी सी बात है उसकी सदस्यता चली गई। तो सदस्यता चली गई तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता। तो जो 6 महीने का प्रावधान है वो भी नहीं है, क्योंकि दल बदल के आधार पर उसको उसकी सदस्यता गई है। तो यहां स्पष्ट लिख दिया है कि दल बदल के कानून के तहत कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको वो मंत्री भी नहीं बन सकता। यानी संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। ये आप अच्छे से इसको समझ लो। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना, वो ही व्यक्ति नया चुनाव जीत के आ रहा है तो अगली लोकसभा के कार्यकाल में मंत्री बन जाएगा। वो केवल वो तब तक ही है जब तक वो दोबारा चुनाव नहीं जीतता है। अगर वो व्यक्ति दोबारा चुनाव जीत लेता है तो फिर वो उस पर ये प्रतिबंध हट जाएंगे। जो दल बदल वाला है वो तब तक ही जब तक वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ता है, दोबारा उसके अगले कार्यकाल में ये प्रतिबंध नहीं रहेंगे। और हमें पता ही है कि दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52वां संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची एक बार पहले भी जोड़ी गई थी, फिर बाद में उसको हटा दिया गया था। बाद में फिर ये जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन से। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको याद है, दिखा आप कितना याद रखते हो, कितनी तैयारी है बिना देखे हुए। जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसी समय आप कमेंट करना कि 10वीं अनुसूची इससे पहले एक बार और जोड़ी गई थी और फिर उसको हटा दिया गया था, तो वो कौन से संशोधन से जोड़ा गया था, कौन से उसको हटाया गया था। अब थोड़ा सा ये समझो कि दल बदल के तहत
व्यक्ति की सदस्यता किस स्थिति में जाती है और किस स्थिति में वो नहीं, दल बदलने के बाद भी सदस्यता नहीं जाती है। तो शुरुआत में तो देखो इसमें यह व्यवस्था थी कि यदि किसी दल के 1/3 सांसद या विधायक, राज्यों में तो विधायक, केंद्र में है तो सांसद, अपने दल से अलग होकर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसको दल बदल नहीं बल्कि इसको विघटन माना जाएगा। डिफेक्शन नहीं है, ये स्प्लिट है। और विघटन की स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। शुरुआत में यह व्यवस्था थी। फिर आया 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया और अब कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय यानी मर्जर, ये ही कानूनी तौर पर मान्य है। अब 1/3 का कोई प्रावधान नहीं है। यानी यदि कम से कम सदस्य दल छोड़ने का, जैसे मान लो इसमें से 2/3 से कम सदस्य अपना दल छोड़ते हैं, दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो वे सदन के सदस्य नहीं रहते हैं और उन्हें जनता से पुनः निर्वाचित होना पड़ता है। हालांकि दल बदल से संबंधित ध्यान रखना, ये निर्णय लेना, उसको दोषी देना, ये पूरा काम सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। जब तक वो उसको कानूनी उसको दोषी करार नहीं देते तब तक तो वो रहेंगे सदस्य। तो इस मामले में बहुत बार लेट लतीफी भी होती है। बहुत बार ये भी देखा जाता है अगर सत्ता पक्ष को उससे लॉस है तो लंबा खींचा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे हैं सरकार में। वो एक अलग मुद्दा है। बाकी हम तो सीधी सी बात है, संविधान क्या कहता है, परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, हमें वो पढ़ना है। व्यवहार में, राजनीति में क्या चल रहा है, कहाँ उल्लंघन हो रहा है या कहाँ उसको किसी के आड़ में उसका फायदा उठा रहा है। अब जैसे हमने जेबी वीटो का ही पढ़ा, संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि कुछ उसकी भाषा ऐसी है, उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति, वो राष्ट्रपति पद पर कोई भी जो व्यक्ति है वो जेबी वीटो का प्रयोग करता है। तो आप ये अच्छे से समझ लो, दल बदल का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गया जीतने के बाद, वो दल बदल है। यानी वो हो नहीं सकता, हो गया तो उसका सदन का जो अध्यक्ष या सभापति है उसको दोषी करार देके उसकी सदस्यता समाप्त कर देंगे। लेकिन दल बदल नियम तो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें भी छूट है। उसमें छूट ये है, अगर किसी दल के सदस्य 2/3 से ज्यादा सदस्य दूसरे में जाके मिल रहे हैं, जैसे आपने अभी राजस्थान में देखा पिछली सरकार में कि बसपा के जितने भी सदस्य थे सारे के सारे कांग्रेस में मिल गए, 100% विलय हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। मायावती जी वहां से परेशान है कि हमारे सारे सदस्य कांग्रेस में मिल गए, लेकिन इसमें कानूनन रूप से कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा में भी इससे पहले हुआ, ये मामला कानूनन तौर पर कुछ इसमें हो ही नहीं सकता। यानी 2/3 सदस्य अगर मिल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, और यहां तो 100% की बात थी, सारे के सारे मिल गए थे, तो वहां पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। चलो ये तो हो गई। अब अनुच्छेद 75 का हमने खंड 1 पढ़ लिया, खंड 1A पढ़ लिया, खंड 1B पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 75 का खंड 2 पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अनुच्छेद 75 का दूसरा खंड ये कहता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यानी ये मान लो कि जब तक राष्ट्रपति आपसे खुश है, व्यवहार में बता रहा हूं, तब तक ही आप अपने पद पर बने हुए हो। तो राष्ट्रपति का मतलब सीधा सीधा आप प्रधानमंत्री समझ लेना, लिखा हुआ तो राष्ट्रपति है। आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं आपको दोनों बात बता रहा हूं। क्या आपको प्रश्न, जब आपको परीक्षा में क्या करना है, वास्तव में क्या है, दोनों बात बता रहा हूं। और परीक्षा में भी केवल वास्तविक
केवल संविधान की बात नहीं पूछी जाती है, परीक्षाओं में भी बहुत बार वास्तविकता भी पूछी जाती है। तो आपको दोनों ही बात याद रखनी है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 75 का दूसरा खंड ये कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, यहां तक कि मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो भी प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, लेकिन मंत्री को हटा सकता है। एक मंत्री, दो मंत्री, चार मंत्री को हटा सकता है। प्रधानमंत्री हटते ही तो देखो सब कुछ अपने आप, सारी मंत्री परिषद ही हट जाती है। लेकिन एक, दो, चार मंत्री हैं, उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का मतलब आप वास्तव में प्रधानमंत्री समझना, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री का प्रसाद पर्यंत ही है, क्योंकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना होता है। और यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों से या उसके नेतृत्व से सहमत नहीं है तो प्रधानमंत्री को पूरा हक है कि वो उससे त्यागपत्र मांग ले कि भाई हो गया तेरा काम, चल अपना काम करो। और यदि वो त्यागपत्र ना दे तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सलाह देगा कि भाई इस मंत्री को पद से बर्खास्त कर दो। राष्ट्रपति कर देगा। करेगा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। करेगा कौन? लेकिन राष्ट्रपति। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे से समझ लेना, ऐसे प्रश्न जब आप ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हो ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो साथ में सबसे बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप पुराने भी पढ़ सकते हो, पुराने पेपर सारे डाउनलोड करके या मार्केट में जहां भी आ रहा है, जो भी मटेरियल आपको उपलब्ध है वहां से सारी चीजें पढ़ सकते हो और नए मॉडल पेपर पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 75 का दूसरा खंड। अब एक इंपॉर्टेंट खंड 75 का, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, यहां पर अकेले को इंपॉर्टेंट कहना गलत है। और मैं तो वैसे भी स्पष्ट रूप से बताता हूं, जहां इंपॉर्टेंट नहीं है वहां स्पष्ट कह देता हूं, हाँ यहां इसको छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा, या ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री से रिलेटेड शायद कोई ऐसी चीज मिलेगी नहीं हमें जो छोड़नी पड़े, सारी कुछ देखनी पड़ेगी। तो तीसरा खंड ये कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से। सामूहिक मतलब सभी लोग इकट्ठे मिलकर किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति। यह समझना जरूरी है। बाकी इसकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे अलग से। भाई सामूहिक उत्तरदायित्व और ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है जो दूसरा और तीसरा खंड है, इसको अलग से देख लेंगे थोड़ा सा विस्तार से समझने के लिए। तो आप बस फिलहाल तो ये ध्यान रखेंगे कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा खंड क्या कहता है? चौथा खंड ये कहता है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप दिया हुआ है शपथ का, उस प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। भाई किसी भी कोई भी मंत्री है अपना पद ग्रहण करेगा, उससे पहले क्या करेगा? राष्ट्रपति से शपथ लेगा। राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा और वो प्रारूप कहां लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची। ठीक है, यानी मंत्री और प्रधानमंत्री दो शपथ लेते हैं। ये अच्छे से ध्यान कर लेना, एक तो लेते पद की शपथ और एक लेते गोपनीयता की शपथ।
गोपनीयता का मतलब सीधा सा ये है कि एक तो अपने पद की शपथ होगी, मैं ये इस पद पर भाई कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, या आप उसकी शपथ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो बाकी गोपनीयता की बात यह है कि भाई मेरे विचार, मेरे लिए कोई भी मुद्दा लाया जाएगा जो विचार के लिए, उसको जब तक हमारी सरकार सार्वजनिक नहीं कर देती उस बात को, तब तक भाई कोई मीटिंग हुई, मान लो मीटिंग हुई, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल जो भी है उसकी मीटिंग हुई, तो उसमें चर्चा सारी चीजों की होगी, हमें क्या करना चाहिए आगे। मान लो एक सड़क बना रहे हैं, एक कोई बड़ा हाईवे निकाल रहे हैं, एक कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, कोई रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो वहां पर मान लो अगर पहले से ही किसी व्यक्ति को, भाई जो मंत्री है वो तो उसमें रहेगा ना, बैठक में शामिल रहेगा, वहां डिसीजन ले रहे कि फलानी जगह एक एयरपोर्ट बनाना है, खेत है वहां पर, आपने अपने जो मंत्री है उसने गोपनीयता को भंग कर दिया, अपने रिश्तेदार को कह दिया, जानकार को कह दिया कि वहां पर उस जगह हमारा प्लान है, वहां पर हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, या वहां से कोई रेलवे लाइन निकलेगी, या वहां कोई प्रोजेक्ट आ रहा है बड़ा, वहां की जमीन बहुत महंगी हो जाएगी, आप वो जमीन खरीद लो पहले ही, ताकि फिर महंगी होगी तो महंगे, आज तो बहुत सस्ती है, कल महंगी हो जाएगी, महंगे दाम में बेच देना। तो ये गोपनीयता को भंग करना कर रहा है वो व्यक्ति जो मंत्री है, तो उसको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि भाई मेरे सामने कोई मुद्दा आएगा तो मैं उसको लीक नहीं करूंगा उस बात को, जब तक हमारी सरकार सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा नहीं कर देती है, तब तक मैं कोई बात नहीं करूंगा उसके बारे में जनता के सामने, या किसी भी अपने सगे संबंधी से। वो बात अलग है भाई, खूब भ्रष्टाचार के या इस तरह के आरोप हम खूब देखते हैं, तो ऐसा खूब हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन शपथ ली जाती है और वो चीज साबित नहीं होती है, तो फिर सीधी सी बात है कि वो उन्होंने नहीं किया। तो वो व्यवहार, किसी चीज को साबित करना या नहीं करना वो एक अलग चीज है, वो अलग मुद्दा है, संविधान की बात है, ये सीधी सीधी सी बात है। चौथा खंड ये होगा। और पांचवा खंड ये कहता है कि यदि कोई मंत्री 6 माह की अवधि में संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। यानी मंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी का वो सदस्य हो। ये 5 खंड इसमें मुख्य रूप से लिखे हुए हैं। तो छठा खंड भी है, लेकिन 5वें खंड की बात का उदाहरण हम देखें। देखो 1966 में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य थी, तो लोकसभा की सदस्य भाई, वैसे तो हमने देखा कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि संसद का सदस्य होना चाहिए मंत्री बनने के लिए, और 6 महीने तक तो बिना उसके भी चल जाएगा वो। इसका मतलब यही है, यानी यदि कोई मंत्री 6 माह की अवधि में संसद का सदस्य नहीं बन पाता तो मंत्री पद समाप्त होगा, वैसे नहीं होगा। तो यानी वो संसद का सदस्य होना चाहिए, इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है। यानी दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हो। तो हम देखें, जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही सदस्य हो। 1966 में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य थी। आप HD देवगौड़ा को देखो, 1996 में संसद के सदस्य ही नहीं थे, बल्कि कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। वो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और उनको सीधा सीधा वहां प्रधानमंत्री बना दिया। बाद में वो कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो ये जरूरी नहीं है। और इंद्र कुमार गुजराल को देख लो, बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखो, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। यानी ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री का, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर निम्न सदन का मतलब लोकसभा, तो लोकसभा का सदस्य होना हमारे यहां पर कंपलसरी नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ये मुद्दा भी उठा कि भाई मंत्री का तो लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री का तो लिखा हुआ ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है तो उसको प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मंत्री और प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं है, वो व्यक्ति बन सकता है। अगले 6 महीने तक अगर वो संसद का सदस्य हो जाता है तो प्रधानमंत्री बना रहेगा, नहीं तो हट जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का सवाल आ सकता है, क्योंकि सामान्यतः आप ये पढ़ते हो
कि मंत्री बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो 6 माह तक वो रह सकता है, यानी 6 माह से पहले उसको जरूरी नहीं है कि उसको संसद का सदस्य बने वो। अब यहां पर प्रधानमंत्री आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे प्रधानमंत्री तो कंपलसरी होगा, लेकिन प्रधानमंत्री भी 6 माह तक बिना संसद का सदस्य रहे वो प्रधानमंत्री के पद पे रह सकता है। और जो 1996 में जब एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो उनकी नियुक्ति को चैलेंज किया गया था, न्यायालय में चुनौती दी गई थी। एसपी आनंद केस में, एसपी आनंद केस के नाम से उनको न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, जो अनुच्छेद 75 का 5वां खंड है उसके अनुसार ये जो नियुक्ति की गई है विधि मान्य है। मतलब इसमें अब कोई यानी ये मान लो कि मंत्रियों के बराबर ही प्रधानमंत्री को भी समझ लिया था कि वही कानून इस पर लागू होगा। कानून क्या, जो संविधान में लिखा वो बात। यानी 1997 में उच्चतम न्यायालय ने फिर निर्णय दिया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये स्पष्ट रखना, लेकिन ध्यान रखना कि इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति 6-6 महीने की नियुक्ति बार बार करवाता रहे कि भाई मेरे को मंत्री बना लो, अब 6 महीने होने वाले, इससे एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया, फिर एक बार दोबारा उसको, फिर अगले दिन उसको फिर मंत्री बना दिया या प्रधानमंत्री बना दिया। ये स्पष्ट रूप से ध्यान कर लेना कि 6-6 महीने की नियुक्ति बार बार नहीं होगी। सरकार का जो कार्यकाल, जो एक पूरा कार्यकाल है, उसमें वो एक बार अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है 5 साल में। तो किसी भी सरकार के पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने के लिए ही मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। ये स्पष्ट ध्यान रखें। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने तेज प्रकाशवाद में स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन पाए तो उसे पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। भाई एचडी देवगौड़ा के मामले में एसपी आनंद केस है, उसमें तो ये कहा कि इनकी नियुक्ति विधि सम्मत है। भाई प्रधानमंत्री को मंत्री के बराबर ही समझ लिया, वही नियम लागू होंगे। लेकिन तेज प्रकाशवाद में स्पष्ट रूप से कहा कि 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बना तो उसे पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें समझने की है जो आप गलती मत करना। यहां से कठिन कठिन सवाल बनेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, वहीं सवाल गलत हो जाएगा। यानी जब तक प्रधानमंत्री या कोई मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तब तक वह सदन में मतदान भी नहीं करता है। यह भी ध्यान रखना, नहीं कर सकता। अगर कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई मंत्री बना हुआ है और उसको दोनों सदन में शामिल होने का अधिकार होता है, भाई चर्चा कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है, शामिल हो सकता है सारी चीजों में। मंत्री को स्पेशल, ये अनुच्छेद 88 में आप पढ़ोगे तो उसमें स्पेशल लिखा हुआ है सारा, हमने शायद पढ़ लिया पहले। लेकिन अगर मान लो वो मंत्री तो है या प्रधानमंत्री है, लेकिन वो किसी संसद का सदन का सदस्य नहीं है तो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति मतदान वही करता है जिस सदन का वो सदस्य है, और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं तो वो मतदान नहीं कर सकता। और ध्यान रखना एक और बात, संसद का मनोनीत सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं निर्वाचित ही बने। मनोनीत व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी प्रधानमंत्री या मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होना आवश्यक है। ये समझ लो, बस 6 महीने को छोड़ के बाकी जरूरी है, चाहे मनोनीत हो चल जाएगा। इस तरह के सवाल आपको कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में एक असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है।
अब छठा खंड और देख लेते हैं। 3 हो गया था, 4 हो गया था 75, 5 भी हो गया था 75, 5। अब देख लेते हैं 75 का छठा खंड। छठा खंड ये कहता है, ये मंत्रियों को वेतन भत्ते जो मिलते हैं उसके बारे में है। यानी मंत्रियों को वे वेतन और भत्ते मिलेंगे जिसे संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे, और जब तक संसद ऐसा निर्धारण नहीं करती है तब तक जो दूसरी अनुसूची में लिखा है वो मिलेगा। भाई दूसरी अनुसूची में सारे वेतन भत्तों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन, ध्यान रख लेना। तो भाई मंत्रियों को वेतन मिलेगा, कितना मिलेगा? जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। और मान लो संसद ने निर्धारित नहीं किया तो क्या मिलेगा? जो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ वो मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची में एक बार तो लिख दिया शुरू में, और फिर संसद ने अधिनियम बना लिए। तो उन अधिनियमों में कई बार ऐसा भी हुआ है कि संसद में संशोधन करके वेतन भत्ते बढ़ाए हैं, लेकिन उनका अधिनियम बना लिया तो फिर संविधान में वेतन भत्ता आज भी पुराना लिखा हुआ है और उन अधिनियमों में नए वेतन भत्ते लिखे हुए हैं। तो साथियों टाइम तो ज़्यादा हो गया, आप जल्दी से लिखना शुरू करो। आज यहीं तक, आगे फिर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लिखो, हेडिंग डालो मंत्रियों मंत्री परिषद लिख लो, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में फिर आगे लिखो, टाइटल डालो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। इसमें लिखो अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये सलाह वाली बात 42वें संशोधन से जोड़ी गई है। नेक्स्ट, परंतु राष्ट्रपति, इसी में पहले खंड में ही है, परंतु अलग लाइन में लिख लेना बेशक, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ध्यान रखना साथियों, पहले भी बताया है, मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और संसद के विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दोनों अलग अलग चीज है। ये अनुच्छेद 74 के पहले खंड में लिखा है और वो अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। तो दो बातें लिखिए, दोनों अलग अलग है। कभी आपने 111 पढ़ रखा हो और 74 के पहले खंड का ये परंतुक पढ़ा ही ना हो, आपने सिर्फ इतना पढ़ रखा है कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और उसमें आपने रट रखा है अनुच्छेद 111। अब प्रश्न सीधा सीधा आ गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किस अनुच्छेद में लिखा है? आप उस समय सोचोगे कि यह सवाल तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता, सीधा अनुच्छेद 111। और वो पेपर में जो ऑप्शन देते हैं वो बड़े कंफ्यूज करने वाले मिलते हैं। वो साफ तौर पे इस तरह से उसमें ऑप्शन देंगे कि आप गलती करोगे ही करोगे। तो इसका इलाज रिवीजन है। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, किसी भी न्यायालय में इस प्रश्न की जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या सलाह दी।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 75(1) पहला खंड, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट एक नोट डाल के लिख लो। नोट, इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट, अगर लोकसभा में किसी दल के नेता या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। आगे लिखो, इस विवेक का प्रथम प्रयोग नीलम संजीव रेड्डी ने किया था जब उन्होंने 1979 में चौधरी चरण सिंह को गठबंधन के नेता के रूप में नियुक्त किया था या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु पर भी राष्ट्रपति स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि 1984 में 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, या तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करके किया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(1)(a) या 1(a) लिख लो, 75 तो चल ही रहा है, आप हेडिंग डाल के 1 और ब्रैकेट में A, ये खंड है, इसमें लिखो, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इक्यानवें संविधान संशोधन अधिनियम 91 2003 इससे जोड़ा गया। देखो, एक ए है तो सीधी सी बात है, मूल संविधान में तो था ही नहीं भाई, जोड़ा हुआ है बाद में, तो इसके ब्रैकेट में आप ए लिख लो, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब अगला खंड लिखो, 1(b) या 1(ख), उसको हिंदी में लिखना चाहो तो 1(a) की जगह 1(क) भी लिख सकते हो। 1(b) या 1(ख), इसमें लिखो, दल बदल कानून के तहत दोषी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। इसके ब्रैकेट में भी लिख लो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसका एक अन्य अर्थ में भी अर्थ लिख लो, अर्थात संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। एक नोट डालकर लिखो, वह नया चुनाव जीतकर या अगली लोकसभा के कार्यकाल में मंत्री बन सकता है। एक नोट और डालो, नोट, दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा
10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, एक नोट और डालो। कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय कानूनी तौर पर मान्य है। इससे कम होता है तो फिर उनकी सदस्यता समाप्त कर देंगे उनके अध्यक्ष या सभापति जो भी है। नेक्स्ट, अब नंबर 2 लिखो। एक ए हो गया था, एक बी हो गया था। अब खंड 3 खंड हो चुके हैं। खंड 1, खंड 1 ए, खंड 1 बी। अब लिखो खंड 2। काउंटिंग में चौथा हो जाएगा, वैसे खंड 2 क्योंकि ये बीच में जोड़े गए। मूल रूप से ये था, ये जो चल रहा है ये था। नंबर 2 डाल के लिखो, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद धारण करेंगे। नेक्स्ट, इसी में इसका अन्य अर्थ भी लिख सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री पद से हटा सकता है, यहां तक कि मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर भी। अंडरलाइन कर लेना चाहे पूरी लाइन को। अर्थात प्रसाद पर्यंत का मतलब अर्थात राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री पद से हटा सकता है, यहां तक कि मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर भी। वैसे आपको पता ही है, प्रधानमंत्री के कहने से हटा सकते हैं, वैसे अपने मन से नहीं हटा सकते। इन चीजों को आप ध्यान करने के लिए सिर्फ है ना वो याद रख लो जहां हमने एक लेक्चर बनाया है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, बस केवल वो है उनके पास, बाकी सारी की सारी प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से काम करते हैं राष्ट्रपति। आगे लिखो नंबर 3 डाल के, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसको समझेंगे अगले लेक्चर में, विस्तार से समझेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। पहले भी 1-2 बार बताया हुआ है लेकिन यहां पर अलग से बताएंगे। नंबर 4, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 3री अनुसूची में वर्णित प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अच्छे से समझ लेना कि अनुच्छेद 75 में क्या क्या है, स्पष्ट रूप से समझ लेना। भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति है 75 में, ये राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। 75 में यह भी लिखा है कि मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। 75 में ही यह भी लिखा हुआ है कि दल बदल के तहत कोई व्यक्ति दोषी है तो मंत्री भी नहीं रह सकता। अनुच्छेद 75 में ही यह लिखा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इसी में यह लिखा है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। इसी में उनकी शपथ वगैरह का वर्णन किया गया है, गोपनीयता की और पद की शपथ है। इसी में और भी बातें लिखी हुई है, तो आप ये लिखो, नोट डाल के लिख सकते हो कि मंत्री या प्रधानमंत्री 2 शपथ लेते हैं, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की। 5 नंबर, यदि कोई मंत्री 6 माह की अवधि में संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। इसको अन्य अर्थ में लिख लो, अर्थात मंत्री बनने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हो, बस 6 महीने को छोड़ के। 6 महीने तो वो रह सकता है, बाकी ये जरूरी है। नोट डाल के लिखो, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट, 1996 में जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनकी नियुक्ति को
SP आनंद, SP आनंद, ये लिखा हुआ SP आनंद ने इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, यानी 75 के 5वें खंड के अनुसार ये नियुक्ति विधि मान्य है, मतलब सही है। नेक्स्ट, आगे लिखो। एक लाइन और लिख लो इसमें। इसमें लिखो 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी सरकार के पूरे कार्यकाल में कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 महीने के लिए ही मंत्री बन सकता है। नेक्स्ट, वर्ष 2001 में 2001 में उच्चतम न्यायालय ने तेज प्रकाश सिंह वाद, तेज प्रकाश सिंह वाद, तेज प्रकाश, ऐसा ही लिखा गया टेढ़ा मेढ़ा, तेज प्रकाश सिंह वाद में यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बन सके तो उसे पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो। जब तक प्रधानमंत्री या कोई मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तब तक वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, संसद का मनोनीत सदस्य भी, नोट डाल के लिख लो, संसद का मनोनीत सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री या मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होना आवश्यक है। 6 माह को छोड़कर, ध्यान रखना 6 माह तक तो बन ही सकते हैं। नेक्स्ट, अब 6 नंबर डाल के लास्ट लाइन लिख लो, छठा खंड। मंत्रियों को वे वेतन और भत्ते मिलेंगे जिसे संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे, और जब तक संसद निर्धारित नहीं करती है तब तक उनको दूसरी अनुसूची में वर्णित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। तो साथियों, आज के इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी, कॉन्सेप्ट की बात सीखने को मिली होगी। फिर भी आपको कुछ भी इसमें समस्या आई हो तो कमेंट करके बताना कि ये समस्या आई है, उसका निर्धारण करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, जब तक ये टॉपिक पूरा ना हो जाए तब तक समस्या मत रखो। उसके बाद समस्या रखना, उम्मीद ये करता हूं कि समस्या कोई बचेगी नहीं, क्योंकि आज आप जिस समस्या को समझ रहे हो सकता है मैंने किसी टॉपिक को आज ना लिया हो इस वीडियो में, तो वो अगले वीडियो में आ जाएगा। आज ही आप ये कल्पना मत करना कि सर ने वो बात आज नहीं बताई। तो साथियों, धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।